दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि यूपी के अनलॉक के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध के बदतर हालात, कानून व्यवस्था पर घिरी योगी सरकार। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ काफी गिरा था, लेकिन 1 जून से अनलॉक प्रक्रिया के बाद ये ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा है। जुलाई महीने में प्रदेश में अपहरण और हत्याकांडों को लेकर उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहा और योगी सरकार विपक्षियों के निशाने पर रही। उसके बाद अगस्त में छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत का मामला, लखीमपुर खीरी समेत अन्य जिलों में हुए रेप और मर्डर की घटनाओं को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विरोधी नेता योगी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। कांग्रेस इसे जंगल राज कह रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर इतना दबाव है कि बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधियों में भय पैदा होना चाहिए और लोगों में सुरक्षा का भाव, इसलिए अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं व बालिकाओं के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले बचने ना पाए। और वहीं अगली खबर बता दें, योगी सरकार पर ओवैसी का निशाना, बोले यूपी में बिना प्रूफ हो रहे हैं एनकाउंटर। जी आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। यूपी पुलिस के एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुठभेड़ों के साथ नियम और नियत प्रक्रिया को बदल दिया है। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये केवल औपचारिकता नहीं है, ये अत्याचारी सरकार से हमारी रक्षा करने का बहुत बुनियादी आधार है। पुलिस के पास किसी को दंडित करने की शक्ति नहीं है। यूपी को छोड़कर कहा बिना किसी सबूत के मुठभेड़ होती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कई उदाहरणों में एनकाउंटर पीड़ितों के परिवार भी पुलिस के डर से घटना को चुनौती देने से डरते हैं। कुछ उदाहरणों में यूपी पुलिस ने कथित तौर पर पीड़ितों के परिवारों के खिलाफ ही कार्रवाई की, जिसमें पीड़ितों के घरों को गिराने की कार्रवाई शामिल है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि जॉब तलाश रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज, सरकार ने दी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को हरी झंडी। जी आपको बता दें कि नौकरी के लिए अलग अलग जगहों पर कई सारी परीक्षाएं देने वाले युवाओं के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल हुई कैबिनेट बैठक की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। 20 भर्ती एजेंसियां हैं, ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टेस्ट लेगी, इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। एक परीक्षा से छात्रों का पैसा भी बचेगा, उनको बहुत दौड़ धूप नहीं करनी होगी। और वहीं अगली खबर बता दें कि गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर से वापस बुलाए गए 10,000 अर्धसैनिक बल। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कल शाम एक आदेश में कहा कि लगभग 10,000 अर्धसैनिक बलों के जवानों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से तुरंत वापस ले लिया जाएगा। पिछले साल अगस्त में एहतियात के तौर पर सेना को जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया था, जब केंद्र ने राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया। गृह मंत्रालय के इस फैसले को घाटी में विश्वास बहाली के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है और करीब 12,000 जवानों को वापस बुलाया जाएगा। कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 370 के अंत से पहले करीब 30,000 अतिरिक्त सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को भी यहां पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया था। हाल ही में अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर इन जवानों को सुरक्षा ड्यूटी में भी लगाने का फैसला हुआ था, लेकिन यात्रा के स्थगित होने के बाद इन्हें फिर से आंतरिक सुरक्षा के लिए लगा दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के अफसर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और खुफिया विभाग के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करने के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को घाटी से वापस लेने पर स्वीकृति दी है।
और हमें अगली खबर में आपको बता दें कि भगौड़ा नित्यानंद कैलासा से अब खोलेगा खुद की बैंक, वीडियो जारी कर किए ऐसे दावे। जी हां, बात करें कि युवतियों को बंधक बनाने एवं उनके अपहरण का आरोपी विवादास्पद गुरु नित्यानंद स्वामी फिर सुर्खियों में है। उस भगौड़े ने कैरिबियाई देश इक्वाडोर के एक टापू पर अपना देश बसा लेने का दावा किया था, जिसे उसने कैलासा नाम दिया। अब उसका कहना है कि गणेश चतुर्थी पर हिंदू रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा लॉन्च की जाएगी। जी आपको बता दें कि यूट्यूब पर पब्लिक किए गए एक वीडियो में नित्यानंद ने दावा किया है कि अपनी केंद्रीय बैंक के लिए एक अन्य देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो हिंदू निवेश और रिजर्व बैंक की मेजबानी करेगा। इसी वीडियो में नित्यानंद को आगे कहते हुए सुना जा सकता है कि पूरी आर्थिक नीतियां 300 पृष्ठ का दस्तावेज पूरी तरह से डिजाइन मुद्रा के साथ तैयार है। आर्थिक रणनीति जो हम करने जा रहे हैं, आंतरिक मुद्रा का उपयोग और बाहरी विश्व मुद्रा विनिमय सभी लीगल तौर पर किया गया है। और वही बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस दौरान केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को हरी झंडी दे दी। अब तक नौकरी के लिए अलग अलग जगहों पर युवाओं को कई सारी परीक्षाएं देनी पड़ती थी, लेकिन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से उनके लिए काफी आसानी होगी। इसके गठन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। आपको बता दें, इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ये कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा, साथ ही कीमती समय और संसाधनों को भी बचाएगा। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि इसको लेकर लंबे वक्त से केंद्र सरकार विचार कर रही थी। कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ने से इस फैसले से युवाओं को राहत मिलेगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से सरकार ने कहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी, तो क्या आप लोगों का इसमें क्या सुझाव है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अभी अगली खबर में आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि तुर्की से वापस लौटने पर आमिर खान को सरकारी हॉस्टल में क्वारंटाइन कर देना चाहिए। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की पहुंचे हुए हैं, लेकिन आमिर खान के वहां पहुंचने के बाद से ही विवाद खड़ा हो गया है। एक्टर को सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ट्रोल किया है और वहीं कई फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों ने भी आमिर पर निशाना साधा है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आमिर खान पर हमला बोला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आमिर खान के तुर्की दौरे पर लेडी ऑफ तुर्की एमिन एर्दोगन से मुलाकात पर आपत्ति जताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ताजा ट्वीट में आमिर खान पर निशाना साधते हुए उन्हें तुर्की से वापस लौटने पर सरकारी क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रखे जाने की बात कही है। गौरतलब है कि कोरोना काल में विदेश से आने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होता है। और बता दें, कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते आमिर खान लंबे ब्रेक के बाद अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की तैयारियों में फिर से लग गए हैं और इस फिल्म का कुछ हिस्सा तुर्की में शूट किया जा रहा है। इस दौरान आमिर लेडी ऑफ तुर्की एमिन एर्दोगन से भी मुलाकात की, जिसकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि आमिर खान का तुर्की की एमिन एर्दोगन से मिलना काफी लोगों को पसंद नहीं आया। और हमें अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि 4 महीने में 2 करोड़ नौकरियां गई, झूठी खबरों से अर्थव्यवस्था का सच नहीं छिप सकता। जी हम बात करें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना काल में लोगों की नौकरी जाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए लिखा कि 4 महीने में 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अर्थव्यवस्था के सत्यानाश को अब देश से छिपाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में अर्थव्यवस्था के बहाने फेसबुक पर नियंत्रण के आरोपों को लेकर भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खबर का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुप सकता। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर।
और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि सऊदी अरब में पाकिस्तान आर्मी चीफ की बेइज्जती। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल बाजवा से मिलने से किया इनकार। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच तनाव अपने चरम स्तर पर है। पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद सऊदी अरब के भड़के हुए तेवरों को शांत कराने के लिए पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आनन फानन में वहां पहुंचे थे, मगर यहां भी उन्हें जीरो ही मिला। बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा से मुलाकात करने से सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से साफ इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाजवा के लिए जो डिनर आयोजित किया गया था अब उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। बाजवा पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के चीफ के साथ सोमवार को सऊदी अरब पहुंचे थे। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, सुशांत सिंह के CBI को सौंपे जाने पर खुश हुए शरद पवार के पोते पार्थ, कहा सत्यमेव जयते। जी हां, आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच CBI ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुशांत के परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हुए उम्मीद की है कि अब एक्टर की मौत का सच सबके सामने आएगा। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने वकील ने कहा कि हम इस फैसले को चुनौती देंगे। वकील की ओर से कहा गया कि वो रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। फिलहाल सुशांत केस की जांच CBI की ओर से कराए जाने की खबर सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने खुशी जताई है, जिसमें NCP अध्यक्ष शरद पवार के पोते और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने भी खुशी जताते हुए ट्वीट किया कि सत्यमेव जयते। तो दोस्तों जैसे कि अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस अब CBI के हाथों चला गया है, तो क्या अब वाकई उनके परिवार वालों को उसका इंसाफ मिल सकेगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं बता दें कि अब ऑनलाइन दवा बेचने के बिजनेस में उतरेंगे मुकेश अंबानी। इस कंपनी में किया बड़ा निवेश। जी आपको बता दें कि कोरोना काल में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। कंपनी के राजस्व में पिछले कुछ महीने में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। एक के बाद कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिलायंस में निवेश किया, जिसकी वजह से रिलायंस के राजस्व में बढ़ोतरी हुई और ये कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है। अब रिलायंस ने बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स में बड़ा निवेश किया है। आपको बता दें रिलायंस ने नेटमेट्स में 6.2 बिलियन रुपए का निवेश किया है। इससे पहले अमेजॉन में भारत में ऑनलाइन दवा बेचने के लिए ऑनलाइन सेवा की शुरुआत का ऐलान किया गया था, जिसके बाद रिलायंस ने ये बड़ी डील की है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना मामले 27,66,000 के पार। 5315 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में 64,531 नए मामले। जी हम बात करें कि देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 27,66,000 के पार पहुंच चुकी है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 27,66,626 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 20,36,703 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 53,015 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में अभी तक के 6,76,387 एक्टिव केस हैं। और हमें बता दें कि इसी साल बिक जाएंगे 4 सरकारी बैंक। सरकार की तैयारी पूरी। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने 4 सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ दिनों में ये प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इन बैंकों के निजीकरण की सारी अड़चनें हटा दी गई हैं। जिन बैंकों को निजी हाथों में सौंपना है उनमें पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, IDBI बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इन बैंकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान ही निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
और अभी अगली खबर निकल कर आ रही है। प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार नहीं, फेफड़ों में इंफेक्शन के संकेत, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट। जी आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। वे पिछले 9 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और ब्रेन सर्जरी के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि माननीय श्री प्रणब मुखर्जी की मेडिकल कंडीशन में गिरावट आई है, उनके फेफड़ों में संक्रमण हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और वर्तमान में विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। इससे एक दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कहा था कि उनके पिता की हालत स्थिर बनी हुई है। और हमें बता दें कि पुलिस के हत्थे चढ़ा सलमान खान को मारने की साजिश रचने वाला अपराधी मुंबई जाकर की थी रेकी। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में संचालित कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के रडार पर होने की जानकारी मिली है और इस मामले फरीदाबाद पुलिस ने गिरोह के एक शॉर्प शूटर को गिरफ्तार किया है, जिसने अभिनेता की एक्टिविटी की जानकारी जुटाने के लिए रेकी की थी। सूत्रों ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस ने भिवानी जिले से ताल्लुक रखने वाले 27 साल के राहुल संगा उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया है। वह वर्तमान में 15 अगस्त को उत्तराखंड के हिसार में रह रहा था। वह कई आपराधिक मामलों का अपराधी था। उसे जांच के लिए यहां फरीदाबाद लाया गया था क्योंकि वह एक स्थानीय निवासी प्रवीण की हत्या के मामले में वांटेड था और उसके पास से एक रिवाल्वर बरामद किया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि राहुल इस साल जनवरी में मुंबई के बांद्रा गया था, जहां सलमान खान का घर है। राजस्थान के जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर सलमान खान के घर और उनकी गतिविधियों के बारे में 3 दिनों तक उसने रेकी की। कथित तौर पर बिश्नोई कई साल पहले राजस्थान में एक ब्लैक बक को मारने के मामले में अपने बरी हुए सलमान खान को खत्म करना चाहता था, जिसके संबंध में पिछले साल एक और गैंगस्टर भेजा था। और वह अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। सोने के भाव में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी फिसली, जाने क्या रह गए हैं रेट। जी आपको बता दें कि सोने के दाम में बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के भाव में कमी का असर घरेलू स्तर पर भी देखने को मिला। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने की कीमत 640 रुपए की गिरावट के साथ 54,269 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गई। इससे पहले पिछले सत्र में बाजार बंद होने के समय सोने का दाम 54,909 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। दूसरी ओर चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त दबाव देखने को मिला। आपको बता दें कि चांदी की कीमत बुधवार को 3,112 रुपए की भारी कमी के साथ 69,450 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई। पिछले सत्र में चांदी का मूल्य 72,562 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। भारत के इन राज्यों में अगले 3 दिनों तक नहीं मिलेगी बारिश से राहत, IMD का हाई अलर्ट। जी हां, बात करें कि साल 2020 को आपदाताओं का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अभी 7 महीने ही बीते हैं और देश भर में कई प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले से ही कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे भारत में पहले चक्रवाती तूफान की दस्तक और अब मानसून के चलते कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी बयान में ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं कि आने वाले 3 दिनों में उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में गरज के साथ भारी वर्षा होगी। विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 19 अगस्त को ओडिशा में, 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, 21 और 22 अगस्त को पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान को और गुजरात में ताबड़तोड़ बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।